हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो क्लास का टॉपिक है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड देखिए, ह्यूमन बॉडी में हार्ट के जस्ट सामने, ह्यूमन बॉडी में जहाँ पर हार्ट है उसके जस्ट सामने एक छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। और ये जो थाइमस ग्लैंड है ये एम्ब्रियो से चाइल्डहुड स्टेज तक बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे छोटा होने लगता है। मतलब ये है कि इसका जो रोल है वो केवल चिल्ड्रन या चाइल्डहुड तक है, बड़े होकर एडल्टहुड में इसका कोई रोल नहीं है। अगर बड़े होकर इस थाइमस ग्लैंड को बाई सर्जरी अगर निकलवा भी दिया जाए तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन चाइल्डहुड में इसका एक विशेष रोल है, इसका विशेष काम है। वो काम क्या है कि थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट्स में डिफरेंशिएशन करता है। आप लोगों को पता है कि लिम्फोसाइट क्या है, हमने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा था। उस ब्लड वाले चैप्टर में हम लोगों ने ब्लड सेल्स पढ़ी थी जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो जो डब्ल्यूबीसी थी, जो श्वेत रक्त कणिकाएं थी, उन्हीं का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट हैं ये दो प्रकार की हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है लिम्फोसाइट्स में, ये थाइमोसिन हार्मोन की हेल्प से होता है। तो चाइल्डहुड में इस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है जो उन बच्चों में लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बड़े होकर, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एम्ब्रियो स्टेज क्या है, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था से लेकर और जो इन्फेंट स्टेज है, इन्फेंट स्टेज को बोलते हैं शैशवावस्था। यहां तक इसका रोल है केवल एम्ब्रियो स्टेज से लेकर इन्फेंट स्टेज तक। ठीक, तो इसका मतलब इस वाली स्टेज में जो हमारी चाइल्डहुड में जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम थाइमस ग्लैंड करता है। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड ऑटोमेटिकली उसका साइज जो है वो छोटा होने लगता है। लेकिन अगर चाइल्डहुड में थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाए या उसको सर्जरी के द्वारा हटवा दिया जाए या कोई उसमें रोग हो जाए, तो देखिए थाइमस ग्लैंड नहीं होने से चाइल्डहुड में क्या प्रॉब्लम आएगी कि वहां पर जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम का मतलब है अस्थि पिंजर, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा और उन बच्चों की जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा है, वो भी वीक पड़ जाएगी, वो भी कमजोर पड़ जाएगी। तो बस इतना सा था थाइमस ग्लैंड के बारे में। इससे पहले के ग्लैंड हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं थाइमस ग्लैंड के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इसको बोलते हैं, देखो रेनल का मतलब है वृक्क मतलब किडनी, उसके ऊपर पाया जाता है तो इसको बोलते हैं अधिवृक्क और ग्रंथि। हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इसकी लोकेशन आपको बता दूं कि देखिए ये है हमारे पास किडनी। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में 2 किडनी पाई जाती है, मतलब एक जोड़ा किडनी का पाया जाता है। इस तरह से किडनी की शेप होती है। तो यहाँ पर ये एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेट होते हैं, पाए जाते हैं कुछ इस तरह से। ये है एड्रिनल ग्लैंड। अब मैं इस एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ बनाता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मान लीजिए ये वो एड्रिनल ग्लैंड है। इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एक है इंटीरियर पार्ट और एक है ये बाहर वाला पार्ट। ये बाहर वाला जो पार्ट है, इस बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला भाग है जिसको मैं ऐसे सर्किल कर देता हूँ, ये सर्किल वाला भाग बन जाता है मेड्यूला। अच्छा देखिए हिंदी में कॉर्टेक्स को सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, कॉर्टेक्स। नाउन है, इसकी इंग्लिश और हिंदी सेम होती है। इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है जी।
तो कॉर्टेक्स और मेडुला इस एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग हैं, बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग मेडुला। अब कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हिंदी में ऐसे लिखेंगे इनको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इस तरह से हिंदी में इनको बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा, मेडुला से हार्मोन्स निकलते हैं। मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं मेनली वो है एड्रेनलिन या इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन। मैं एक एक करके सारे हार्मोन्स को क्लियर कराऊंगा। एपिनेफ्रिन या एक एड्रेनलिन को हिंदी में ऐसे लिखेंगे एड्रीनेलिन, और दूसरा हार्मोन है नॉरएड्रेनालिन या इसको बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट कॉर्टेक्स मेडुला, कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं ये अगेन 3 टाइप्स के बन जाते हैं, अगेन 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप हैं देखिए, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हिंदी में भी लिख देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा टाइप है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या इसको बोल सकते हैं सेक्स हार्मोन्स, सीधे सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो हार्मोन्स हैं, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक कैटेगरी का नाम है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक कैटेगरी का नाम है। सेक्स हार्मोन्स में कुछ कैटेगरी आती है हार्मोन्स की या कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए, वो एग्जाम्पल हैं कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉन या कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में आता है एल्डोस्टेरॉन। सेक्स हार्मोन्स में यहां पर जो सेक्स गोनेड्स को एक्टिवेट करते हैं, सेक्स हार्मोन्स में वो हार्मोन्स हैं जो सेक्स ऑर्गन को या जो जनन अंग है उनको एक्टिवेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए। अब सेक्स ग्लैंड या समझिए कि जनन अंग कौन कौन से हैं, नर में होता है वृषण और मादा में होता है अंडाशय और एक और होता है कॉर्पस ल्यूटियम। हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के 2 एग्जाम्पल, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का 1 एग्जाम्पल, और मेडुला से निकलने वाले 2 हार्मोन एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन। अब एक एक करके हम इन हार्मोन्स के यूज और उससे क्या कमी होगी तो क्या रोग होगा ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नाम से पता चला है ग्लूको मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है कुछ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से को रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट, या ऐसे समझिए कि ये कार्बोहाइड्रेट के जो कैटाबॉलिज्म है, मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट के किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट के किस में बदल जाती है, अमीनो एसिड्स में, वसा टूट के किस में बदल जाता है, फैटी एसिड में। तो ये उसी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे और फैट को तोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, अमीनो एसिड लेवल इंक्रीज और फैटी एसिड वसा अम्ल लेवल इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ, आप लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में 2 एग्जाम्पल हैं, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन।
तो ये जो कॉर्टिसोल है ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसका मतलब ये इंसुलिन के जस्ट अपोजिट हो गए। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, लेकिन ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एंटी इंसुलिन की तरह काम करते हैं। ये एंटी इंसुलिन की तरह काम करते हैं, एंटी इंसुलिन की तरह काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, वो क्या है कि ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कम कर देते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी सप्रेस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी बाहर से आता है, हमारी WBC उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती हैं और उसको किल करने का काम करती हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति में लिवर का ट्रांसप्लांट होना है, तो वो लिवर का ट्रांसप्लांट मतलब वो अपने किसी सगे संबंधी से वो लिवर लेगा। मान लीजिए वो जो उसका जो सगा संबंधी है जो लिवर देना चाहता है वो सेम ब्लड ग्रुप का नहीं है, तो जो उसका लिवर आएगा उसके पास जो एंटीजन है, उसकी एंटीबॉडी जो लेने वाला है लिवर को, उसकी एंटीबॉडी उसको किल करने का काम करेगी। तो इसका मतलब जिसको लिवर दिया जाना है उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं होती है। तो एक तरह से क्या हो गए, इम्यूनोसप्रेसेंट हो गए। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब प्रतिरक्षा और सप्रेसेंट मतलब उसको कम कर देना, इम्यूनिटी को कम कर देना। ठीक है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट काम क्या आ गया कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तब इसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैसे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट हैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दिए जाते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब भी कोई ऑर्गन किसी, जैसे किडनी किसी को देनी है, तो अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो कोई इशू नहीं है। अगर अपोजिट ब्लड ग्रुप की किडनी या लिवर किसी को दिया जाएगा तो जो लेने वाला व्यक्ति है उसमें पहले कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाए। ठीक। तो ये था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से पता चल रहा है आपको कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड किससे रिलेटेड है, मिनरल से, और विशेषकर कौन से मिनरल, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड मिनरल्स या आयंस। कैसे काम करते हैं देखिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा पसीना आया है, उसको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको टॉयलेट आया है, बहुत ज़्यादा उसको मूत्र आया है, तो उसकी बॉडी से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस क्या होंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो उसके शरीर में इन आयंस की कमी होगी। और एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखिए, कॉमन कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होते हैं वो अपने साथ बहुत सारा पानी रखते हैं। तो जब अगर किसी व्यक्ति की बॉडी से सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस बाहर जाएंगे तो उनके साथ साथ क्या बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा। ठीक। तो ऐसे व्यक्ति में जब ये कंडीशन होगी, सोडियम आयन, क्लोराइड आयंस और बहुत सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इस कंडीशन को रोकने के लिए हार्मोन्स है हमारे पास, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये यूरिन में से सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस को होल्ड कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बचे रहेंगे तो साथ साथ पानी भी बचा रहेगा। लेकिन जब बॉडी में आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो ये भी नुकसानदायक है। तो इसके बदले में एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को बाहर निकाल देता है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं। देखिए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम और क्लोराइड आयंस के एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो जाहिर सी बात है वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब उसके बदले में पोटेशियम आयन को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब हम लोग आते हैं इन सेक्स हार्मोन्स पर। मेल में है टेस्टिस, जिसको वृषण कहते हैं। वहां पर कौन सी सेल है, वहां पर है लेडिक सेल। हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, देख सकते हैं, LEYDIG, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन, इस तरह से आता है। तो जो लेडिक सेल है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन।
तो उस टेस्टिस को डेवलप होने के लिए, उसकी मसल्स को डेवलप होने के लिए सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से। ध्यान देना है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से, ठीक। और फीमेल में कौन सा है? फीमेल में है ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, जिससे एग निकलता है, ओव्यूल निकलता है। वहाँ से ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करते हैं। और जब किसी मादा में अंडोत्सर्ग होता है, मतलब उसकी जब माहवारी स्टार्ट होती है, तो उस महिला के शरीर में एक संरचना बनती है उसके ओवरी के अंदर, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं यहाँ पर, इनका काम क्या है कि ये टेस्टिस को प्रमोट करते हैं टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, ये प्रमोट करते हैं ओवरी को प्रोजेस्टेरॉन बनाने के लिए, और कॉर्पस ल्यूटियम को प्रमोट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन बनाने के लिए। एक और छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो नर सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनको मिलाकर बोलते हैं एंड्रोजन्स। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स में क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये आप कॉमन चीज है, आपको याद रखना है। तो देखिए, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला भाग मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आते हैं हम लोग इस मेडुला वाले भाग पर। इस मेडुला वाले भाग को समझिए। देखिए, मेडुला वाले भाग से हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन, और इसी एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या काम है इसका, समझिए। अच्छा, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी देखते हैं। देखिए, ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है, ये हमारी स्किन और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारे जो अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो ब्लड वेसल हैं, उनकी जो रुधिर वाहिनियां हैं, उनको सिकुड़ देता है, उनको छोटा कर देता है। जब ये ब्लड वेसल छोटी हो जाएंगी तो रक्त का दबाव बढ़ेगा, रक्त का दबाव बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो पहली एक चीज याद रख लीजिए, एड्रिनलिन हार्मोन के सीक्रेशन से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उस व्यक्ति को पसीना ज़्यादा आएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उस व्यक्ति को पसीना आएगा तो उसकी पुतली का साइज बढ़ जाएगा और आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, ये एक्चुअली में शरीर को तैयार करने का एक तरीका है। मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन का मतलब क्या है कि आप जा रहे हैं रास्ते में, अचानक आपके सामने से एक सांप गुजर जाता है, तो आपने देखा होगा अचानक से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पसीना आ जाता है, आपकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। हुआ कैसे? ये हुआ एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावण से, एड्रेनलिन हार्मोन के सीक्रेशन से। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है उसको बढ़ा देता है, और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं और स्किन है, इसकी ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। कम कैसे करेगा? जो ब्लड वेसल है उनको छोटा कर देगा, नैरो कर देगा, संकीर्ण कर देगा। तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से सप्लाई कहाँ बढ़ जाती है? हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में। फिर इस एड्रेनलिन हार्मोन से क्या होता है? फियर, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन होती है। हमको डर लगता है, हम ऐसा लगता है कि वहाँ से तुरंत उड़ जाएं या हम वहाँ से लड़ाई कर कर भाग जाएं। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इसीलिए इस एड्रेनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन, या इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ा है, या उस व्यक्ति के दिल का रुक गया है, ऐसा समझिए। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसके हार्ट में सीधे एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये एड्रेनलिन का इंजेक्शन से क्या होगा कि हार्ट की ओर जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब ब्लड बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो हो सकता है कि वो हार्ट दोबारा से जिंदा हो जाए। तो जो हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि उसमें एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा देता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हार्ट में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, हार्ट में
इंजेक्शन लगाया जाता है किस हार्मोन का? एड्रेनलिन हार्मोन का। 3F हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, हार्ट में डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया जाता है हार्ट में, ताकि वो हार्ट दोबारा से जिंदा हो सके। ठीक है, तो बेसिकली काम क्या है इसका कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। अब देखो दूसरा हार्मोन है एड्रेनलिन के साथ, दूसरा हार्मोन कौन सा था? नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, या इसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। इसका काम लगभग एड्रेनलिन हार्मोन जैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर अलग है। ये क्या करता है कि ये ब्लड वेसल्स को फैला देता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या कर रहा था कि हमारी ब्लड वेसल्स को छोटा कर रहा था, लेकिन नॉर एड्रेनलिन क्या कर रहा है? ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर रहा है, मतलब हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम इसका है। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो व्यक्ति की डेथ ही हो जाए। तो हमारी बॉडी में आप लोग जहाँ भी हार्मोन्स देखेंगे वहाँ पर पुश एंड पुल इफेक्ट होता है। एक हार्मोन किसी चीज़ को बढ़ा रहा होगा तो दूसरा हार्मोन उस चीज़ को कम कर रहा होगा, तो मतलब दोनों के बीच में क्या है? एक बैलेंस मेंटेन होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन्स की जो गतिविधियां हैं उनको बैलेंस करने का काम कौन करेगा? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन करता है। ठीक है, अब एक कंडीशन आती है स्ट्रेस कंडीशन या शॉक कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से आपके रास्ते में सांप आ गया, तो सबसे पहले क्या होगा? आप उसको देखेंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा आएगा, आप वहाँ से भाग जाएंगे, बहुत जल्दी वहाँ से भाग जाएंगे, विदिन सेकेंड्स आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको सदमा लगेगा, शॉक लगेगा। अगर ये शॉक बहुत ज़्यादा है तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। उस सदमे से उबरने के लिए जो बाकी के हार्मोन्स हैं वो हेल्प करते हैं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड का ही जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उससे क्या निकलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करते हैं? ये ब्लड में दोबारा से ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन ने क्या किया था? एड्रेनलिन हार्मोन ने हमारे बाकी के और हार्ट और ब्रेन को छोड़कर बाकी के जो ऑर्गन्स थे उनके लिए सप्लाई कम करती थी। तो इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो गया? अचानक से कम हो गया। तो हमारे बाकी के ऑर्गन्स बैठ ना जाएं कहीं, हार्ट और ब्रेन तो काम करेगा, लेकिन जब जहाँ से कोई व्यक्ति भाग गया, जहाँ पर डर था, भय था, वो जाके किसी दूसरी जगह पर चला गया, लेकिन वहाँ पर उसको सदमा लगेगा। उस सदमे से उबारने के लिए कौन सा हार्मोन काम करेंगे? बाकी के जो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखेंगे हम लोग कि ये जो कॉर्टिकॉइड्स हैं ये भ्रूण अवस्था से लेकर बचपन में ये बहुत कम सक्रिय होते हैं। तो इसीलिए बचपन में अगर किसी छोटे बच्चे को हम लोग ऐसे ऊपर उछालते हैं, अचानक अगर उसको सदमा लग गया तो उसकी रिकवरी नहीं होती है। हम लोग अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में हैं, एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन हुआ है, एड्रेनलिन हार्मोन हमको प्रेरित करता है वहाँ से भागने के लिए, हमारे अंदर डर भी उसी की वजह से है। हम किसी से लड़ते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है, हमारा जो गुस्सा है, क्रोध है, वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से है। तो इस कंडीशन के बाद ऐसे समझिए कि किसी देश में युद्ध होता है तो वो इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन ने काम किया, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के लोगों का जो रोजगार है, उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जानी है वो कितनी अच्छी हैं, इससे उस देश की रिकवरी होती है। सेम चीज़ है उस ह्यूमन के साथ में, जो इमरजेंसी कंडीशन से निकल कर आया है वो कितनी जल्दी रिकवर होगा, ये कौन करेगा? ये कॉर्टिकॉइड्स करेंगे। इसीलिए कॉर्टिकॉइड्स को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। बचपन में, चाइल्डहुड स्टेज में ये कॉर्टिकॉइड्स लेस अवेलेबल होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को सदमे से मौत का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ में ये आया होगा। तो एड्रेनलिन और यहाँ पर नॉर एड्रेनलिन। अब एक पॉइंट और समझिए कि एड्रेनलिन के ज़्यादा होने से, कम होने से कुछ डिजीज कॉज होती हैं। उन पहली डिजीज है एडिशन डिजीज। एक साइंटिस्ट थे थॉमस एडिसन, उन्होंने सबसे पहले इसको
वॉच किया था, इसीलिए इसको एडिसन डिजीज बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे थॉमस एडिसन, उन्होंने इसको देखा तो उन्हीं के नाम से इसको जानते हैं एडिसन डिजीज। होता क्या है देखिए कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले टोटल हार्मोन्स को, जैसे एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, तो हम कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों को मिलाकर जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं अधिवृक्क हार्मोन या एड्रिनल हार्मोन। तो देखिए जो एड्रिनल हार्मोन्स हैं, एड्रिनल हार्मोन्स, अगर एड्रिनल हार्मोन्स कम निकलते हैं, एड्रिनल हार्मोन्स कम हैं तो क्या होगा, देखो सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, शरीर में से बहुत सारा सोडियम और क्लोराइड आयन चला जाएगा, साथ में पानी चला जाएगा। तो कैसी कंडीशन होगी, तो कंडीशन होगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। अच्छा, जब एड्रिनल हार्मोन कम होंगे तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं होगी, ब्लड में कैल्शियम का, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम होना, ब्लड में ग्लूकोज कम होना। और कभी कभी स्किन ब्रोंज जैसी हो जाती है, ब्रोंज जैसी का मतलब कांसे जैसी हो जाती है, कांसे की जैसी रंग होता है, तो ब्रोंज स्किन, कांसे जैसी स्किन, स्किन का कलर कांसे जैसा हो जाता है। ये तीन कंडीशन अराइज होती हैं एडिसन डिजीज में, एड्रिनल हार्मोन के कम सीक्रेशन से। अब मान लीजिए एड्रिनल हार्मोन ज़्यादा है, एड्रिनल हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट हुए हैं, एड्रिनल हार्मोन्स ज़्यादा। अब क्या होगा, देखो एड्रिनल हार्मोन ज़्यादा होने से एक कंडीशन अराइज होती है, इसको बोलते हैं कसिंग सिंड्रोम, कसिंग या कसिंग डिजीज बोलते हैं, सॉरी, कसिंग डिजीज। कसिंग डिजीज में क्या होता है कि व्यक्ति की चेस्ट पर फैट का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है और व्यक्ति कुरूप सा लगता है, उस कंडीशन को बोलते हैं कसिंग डिजीज। और एक और कंडीशन बन सकती है ईडीमा हो सकता है। ईडीमी का मतलब होता है हमेशा, ईडीमी का मतलब होता है सूजन। देखो अगर किसी व्यक्ति में एड्रिनल हार्मोन ज़्यादा है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो उस व्यक्ति में पानी की अधिकता होगी उसके ब्लड में, तो व्यक्ति सूजा सूजा सा लगेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं ईडीमा कंडीशन। ठीक है, तो एड्रिनल हार्मोन की कमी से और एड्रिनल हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, एडिसन डिजीज और यहाँ पर कसिंग डिजीज। अब आ जाइए देखिए यहाँ कि अगर एड्रिनल हार्मोन ज़्यादा है या कम है तो क्या कंडीशन बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये थोड़े से एक्सप्लोरेटिव हैं, मैंने पहले भी ये बात करी है। मेरे एक्चुअली में पढ़ाने का तरीका यही है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन रटाना मेरा मकसद नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जगह पे पढ़ाते हैं, साइड में स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहे हैं और उनको यहाँ पर वो टीचर सॉल्व करवा रहे हैं, तो ये मकसद मेरा नहीं है। ये तो आप लोग कहीं से भी मैगजीन उठा के कर सकते हैं, उसकी आंसर की मिलती है साथ में, आप लोग कर सकते हैं उसको। लेकिन कैसे इनको इंटरलिंक करके मैं अच्छे से अच्छा आपको बता सकता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। ये चैनल बनाने का मेन मोटो मेरा यही है कि साइंस को किसी भी तरह से रटा नहीं जाए। आप लोग साइंस के हर पहलू को समझिए, साइंस कभी भी एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए एड्रिनलिन हार्मोन्स अगर कम है, एड्रिनलिन हार्मोन अगर कम है तो वो व्यक्ति थोड़े से डिप्रेशन में रहता है। एड्रिनलिन हार्मोन के कम होने से क्या होगा, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन। ठीक, अब उस व्यक्ति को डिप्रेशन से दूर करना है तो उस व्यक्ति को जो मेडिसिन दी जाती हैं, उस व्यक्ति को जो मेडिसिन दी जाती है बड़ी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, वो है कोकेन। आप लोगों ने सुना होगा, ये एक ड्रग का नाम है कोकेन। और कोकेन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में एड्रेनलिन ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को स्ट्रेस ज़्यादा होगा, उस व्यक्ति को स्ट्रेस मतलब चिंता ज़्यादा होगी, तनाव ज़्यादा होगा। तो उस व्यक्ति में उस तनाव को कम करना है तो हमको क्या देना पड़ेगा, उसको ट्रैंक्विलाइजर। हमें जो मेडिसिन उसको देनी है
मेडिसिन वो कौन होगी? ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है, ट्रैंक्विलाइजर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांतक। प्रशांतक। देखिए समझिए, एड्रेनलिन हार्मोन अगर कम है तो व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा, वो व्यक्ति बेसुध सी अवस्था में रहेगा। तो हमें उसको क्या करना है? एक्टिवेट करना है। तो कैसी मेडिसिन दी जाएगी उसको? कोकेन टाइप की मेडिसिन दी जाएगी। देखिए कोई भी मेडिसिन जो डॉक्टर की रिकमेंडिंग डोज में दी जाती है और जिसकी लत नहीं पड़ती है वो नॉर्मल मेडिसिन है, और ऐसी मेडिसिन जिसकी लत पड़ सकती है उसी को ड्रग बोला जाता है, उसी को एडिक्टेड ड्रग बोला जाता है। अगर इन ड्रग को, जैसे ये जो कोकेन है, इसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लिया जाए तो यही क्या है? मेडिसिन है। लेकिन एक्स्ट्रा डोज में लिया जाए तो यही क्या है? ड्रग है। ठीक है, नशा है फिर वो। तो देखिए मेडिसिन हम लोग ट्रैंक्विलाइजर देते हैं उसको शांत करने के लिए। मेडिसिन का एग्जाम्पल है ग्वेनिथिडीन, ग्वेनिथिडीन और डाइसल्फीरैम। मेडिसिन के नाम हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको पढ़नी पड़ेगी। डाइसल्फीरैम। मैं नाम क्यों लिखवा रहा हूँ? क्वेश्चंस बनते हैं, एक तरफ बीमारी एक तरफ मेडिसिन, मैच ऑफ दी फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल। कोकेन, कोकेन के साथ में एक और दी जाती है एम्फीटामीन, एम्फीटामीन। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसको कैसी दवाइयाँ दी जाएंगी? एंटी डिप्रेसेंट। अगर कोई व्यक्ति बेचारा स्ट्रेस में है, अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है तो कैसी दी जाएंगी? एंटी स्ट्रेस। उस व्यक्ति को ऐसी दवाई दी जाएंगी ताकि उसको नींद आ जाए, तो इसलिए ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, उसको शांत करने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं ग्वेनिथिडीन और डाइसल्फीरैम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मेडिसिन समझ में आई होंगी। इसको बोलते हैं पीनियल बॉडी, पीनियल काय, या इसको बोलते हैं पीनियल बॉडी। बहुत छोटा सा ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। हमारा जो मस्तिष्क है उसके दो गोलार्ध हैं। जैसे हमारा जो मस्तिष्क है ऐसे करके कुछ ऊपर की उसकी सरफेस है ये, तो ये जो दो गोलार्ध हैं इनके बीच की जो ये लाइन है, जो बीच का जो गैप है, इसके जस्ट नीचे एक छोटी चपटी सी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं पीनियल काय या पीनियल बॉडी। इस पीनियल बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन, इसको बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो जनन अंग हैं उनके विकसित होने का अवरोध करता है। दोबारा से समझिए, हमारे जो जनन अंग हैं, जैसे नर में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होती है और कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ऐसे ही ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये उन गोनेट्स को, उन जनन अंगों को विकसित होने में अवरोध पैदा करता है। अब इसको समझिए कि हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन ये प्रेरित करता है जनन अंगों को, उनको विकसित होने के लिए और उनमें से सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए। ठीक, और जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है, वो बचपन से ही इन हार्मोन को सीक्रेट करती है। इसका मतलब एक छोटा बच्चा भी सेक्सुअली एक्टिव हो सकता था अगर पीनियल ग्लैंड नहीं होता। ये पीनियल ग्लैंड ये अवरोध पैदा करता है उन हार्मोन्स में जो उन सेक्स ऑर्गन को डेवलप होने की प्रयास करते हैं। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी में कि जैसे ही यौवन अवस्था आती है, जैसे ही कोई लड़का जो है वो टीन एज से बाहर आता है, तभी उसमें ये सेक्स हार्मोन्स और सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो हमारे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का क्या काम है? इसका काम है जो जननांग हैं, जननांगों के विकास में अवरोध, के विकास में अवरोध। अवरोध का मतलब है डिले करना, डिले करना। जैसे ये एक पर्टिकुलर एज आएगी तब ये डिले होना, जब ये डिले करना बंद कर देगा। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल घड़ी है, जो जैविक घड़ी है, जैविक घड़ी या इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम मेलेटोनिन हार्मोन करता है। अब देखिए ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, ये मेलेटोनिन हार्मोन प्रकाश के प्रति बड़ा सेंसिटिव है। अगर प्रकाश होगा
तो मेलेटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, प्रकाश नहीं होगा तो ये मेलेटोनिन सीक्रेट नहीं होता है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे सन रेज उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, सन रेज कम है मतलब सूर्य प्रकाश कम है तो मेलेटोनिन भी कम होगा। इसका मतलब वहाँ पे सेक्स ऑर्गन जल्दी डेवलप होते होंगे। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोई लड़का या लड़की जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जल्दी हो जाते हैं। और मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई बच्चा है वो जन्म से ही अंधा है। जन्म से अंधा होने का मतलब है कि उसकी आँखों में फोटो रिसेप्टर्स नहीं हैं, तो उसकी बॉडी में भी मेलेटोनिन कम पाया जाएगा। इसका मतलब वो सेक्सुअली जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो मेलेटोनिन हार्मोन इज अ हार्मोन विच मेंटेन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे बता दिए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बायोलॉजिकल घड़ी को मेंटेन करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो वो है पीनियल बॉडी। अब हम लोग आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और ग्लैंड है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। ये है अग्नाशय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, मैंने आप लोगों को जब पाचन वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी पैनक्रियाज के कुछ रोल मैंने आपको बताए थे। तो देखिए पैनक्रियाज होता कहाँ है, एक छोटा सा डायग्राम बता देता हूँ। ये हमारा स्टमक, ये स्टमक, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है छोटी आंत, और छोटी आंत का ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अग्र आंत, या इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूडेनम। एक और नाम है इसका पक्वाशय। पक्वाशय यहाँ पर जुड़ा रहता है लिवर, और यहाँ पत्ती की जैसी आकृति का, पत्ती की जैसी आकृति का एक ऑर्गन जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो लोकेशन आपको याद आ गई पैनक्रियाज की, मतलब अग्नाशय की। इस अग्नाशय से दोनों तरह की चीज़ें निकलती हैं, मतलब एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। इसका मतलब पक्वाशय कैसा है? ये मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है। एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? देखो, एक हार्मोन निकलता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, एक निकलता है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एक निकलता है लाइपेज जो फैट का पाचन करता है। अब हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं? देखिए, पैनक्रियाज में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, अल्फा सेल, इससे निकलता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। एक है बीटा सेल, उससे निकलता है इंसुलिन, इससे निकलता है इंसुलिन। और एक है गामा सेल, उससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन और गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, पैनक्रियाज में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा बीटा गामा को मिलाकर बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो पूछा जा सकता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस किस ग्रंथि का भाग है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि का भाग है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब समझिए, एंजाइम वाला पोर्शन हम लोग पाचन में पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हार्मोन वाले पोर्शन पर। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, अल्फा सेल से ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना। अब ऐसे समझिए, हमारे शरीर में पाचन क्रिया हो रही है, कार्बोहाइड्रेट टूट के किस में जा रहा है? ग्लूकोज में। प्रोटीन टूट के क्या बना रहा है? अमीनो एसिड। वसा टूट के क्या बना रहा है? फैटी एसिड, मतलब वसा अम्ल बना रहा है। तो ग्लूकागोन का काम है कि ब्लड में उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक। दूसरा है, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? ये इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज आया है उसको कोशिकाओं को ट्रांसफ़र कर देता है। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? कोशिकाओं में। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। तो इंसुलिन मेंटेन्स द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल,
ग्लूकागोन मेंटेन्स द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। इनको बैलेंस करने का काम करता है गामा सेल से रिलीज होने वाला सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ग्लूकागोन का काम है बढ़ाना, इंसुलिन का काम है कम करना, सोमैटोस्टैटिन का काम है दोनों को बैलेंसिंग कंडीशन में रखना। अब इंसुलिन का काम देखिए कैसे काम करता है कि ये जो इंसुलिन है ये हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को एंट्री देता है सेल के अंदर। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएगा, और कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएगा तो कोशिकाएं भूखी रहेंगी, कोशिकाओं की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसीलिए इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में इस इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंसुलिन के प्रोडक्शन होने का मतलब है कि उनकी बीटा सेल की डेथ हो जाती है, वो उतना इंसुलिन नहीं बना पाते हैं जितना उसके शरीर को चाहिए। तो हमें इंसुलिन बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनका मकसद क्या है कि जो ग्लूकोज ब्लड में आ चुका है उसे कोशिका के अंदर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अग्नाशय पैनक्रियास जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। अब यहाँ पर बनता है सबसे, हम लोग शरीर के ऊपर से स्टार्ट कर रहे थे, हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, फिर थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय, अब सबसे लास्ट में बचते हैं सेक्स गोनेड्स, जनन अंग। ऑर्गन्स में मेल में टेस्टिस में पाई जाती हैं लेडिक सेल, और ये लेडिक सेल क्या रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन किसी व्यक्ति के सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए जरूरी है, उसकी मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी है। फीमेल में मतलब मादा में उसकी जो ओवरी है, ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय, इसमें देखिए कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं थीका इंटरना, और एक है ग्रेन्युलोसा, मैं पहले बता चुका हूं इसको। इनसे रिलीज होता है प्रोजेस्ट्रॉन। और एक जब किसी महिला में ओव्यूलेशन हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो वहां पे एक संरचना बनती है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। इससे प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो उस महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये सारी जो एंडोक्राइन ग्रंथियां थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखिए मेरा ये जो क्वेश्चंस कराने का तरीका वो ये है कि एक बार हम लोग पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट कर लें, फिनिश कर लें, उसके बाद कम से कम तो 200 से 250 क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाऊंगा मैं, वो पीडीएफ हम लोग यहाँ क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक भी क्वेश्चन आप लोगों का इन वीडियो क्लासेस से बाहर का नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।